अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। कोविड-19 की वजह से तकरीबन देखें दुनिया में करोड़ों लोग जो है वो इस वक्त इस वबा के अंदर मुब्तला हैं। इसके अलावा लाखों लोगों की अमवात हो चुकी है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। जब पहली वेव आई थी कोरोना की तो बड़े अच्छे इंतजाम थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों ने भी काफ़ी एहतियात की जिसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई। फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, लेकिन अब जो ये तीसरी लहर आई और ये म्यूटेटेड जो वायरस आया है इसने फिर बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और लोगों ने एहतियात करनी भी छोड़ दी है। इसके अलावा जब रमज़ान आता है तो महंगाई का दौर दौरा होता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सामने आ जाते हैं और आवाम जो है कोरोना के बाद महंगाई से इस वक्त मर रही है। इन तमाम बातों के ऊपर सवाल जवाब करने के लिए हमने इस वक्त DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, पहले तो ये बताइए कि आप खुद कोरोना में मुब्तला हुए तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? और कई लोग तो कोरोना को मानते ही नहीं है, अभी भी कहते हैं कि कोरोना नहीं है, जबकि आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी हज़ारों तादाद में अमवात हो चुकी हैं, लाखों मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं। तो क्या पैगाम देंगे आप आवाम को? देखें, जो कोरोना की रियलिटी है वो तो अब हमें अपने हमसाया मुल्क को ही अगर हम देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी अब समझा जाता था कि ये मिथ है और अब वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हुई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर अमेरिका को भी देखा जाए तो वहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हुई हैं। इतनी तो वर्ल्ड वॉर 2 में डेथ्स नहीं हुई थी अमेरिका में जितनी कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी तकरीबन 700 के करीब लोग जाँ भाग हो चुके हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 16,000 लोग हैं जो अपनी जान ज़ाया कर चुके हैं। अभी भी अगर कोई बंदा ये कहता है कि कोरोना हकीकत नहीं है तो उसको उसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। मुझे भी हुआ, मेरी पूरी फैमिली को भी हुआ। और आप देखें कि कोरोना एक तो ये ना कि आपको सिम्टम्स आते हैं, आपके लंग्स ख़राब होते हैं, लेकिन इसके साथ एक कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है। आपका HRT का टेस्ट है, D डायमर का टेस्ट है, ब्लड के टेस्ट हैं। सरकार आपका फ्री टेस्ट तो कर देती है जो PCR टेस्ट है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट वगैरह है वो तो महंगे पड़ते हैं। 30-40 हज़ार का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। फिर ये आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है और फिर इसके पोस्ट कोविड भी जो फटीग है, ब्रेथलेसनेस है, वो भी चलती रहती है। तो इसको अगर कोई बंदा सीरियस नहीं लेता तो फिर ये वायरस जो है ये तो आपको पता है पूरी दुनिया में म्यूटेट हो रहा है, इंडिया के अंदर भी म्यूटेट हो रहा है। और इंडिया का जो कुंभ का मेला था वो एक तरह से डिजास्टर्स है उनके पूरे मुल्क के लिए। और वहाँ पे आप देखें कि विदिन 20 डेज जो है लाखों की तादाद में लोग फौत होना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में भी हमारे लिए जो अभी चैलेंज है वो हमारी आने वाली ईद है, ये 7-8 दिन है। अगर इसके अंदर हमने वही बिहेवियर रखा जो कि लोगों ने इंडिया में रखा था तो फिर यहाँ पर भी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी शहर हो, देखिए दुनिया के बड़े बड़े बेहतरीन शहर भी उनके हेल्थ स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर गए हैं। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी हेल्थ में बहुत पीछे है। तो यहाँ पर अगर हमारा प्रेशर पड़ गया तो अभी आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर हमारे 12,000 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ये 12,000 अगर 20,000 पे चले गए तो इस्लामाबाद के अंदर तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, एक तो वो खुद अपनी ज़िंदगी को भी जो है ख़तरे में डालते हैं और वो दूसरे लोगों के जो उनके आसपास लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि कोरोना एक वबा है और पूरी दुनिया को उसने तंग किया हुआ है, तो उनको खुद भी एहतियात करनी चाहिए और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी एहतियात कराएं। अच्छा, मैंने देखा कि आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली सारा दिन काम करते हैं, मार्केट्स में फिर रहे होते हैं। लोग फिर भी SOPs के ऊपर अमल नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, फासले नहीं रखते, तो इनको क्यों हुकूमत नाकाम है इन लोगों को समझाने में? देखें, हमारा ये मर्फीज़ लॉ भी है और दुनिया के अंदर भी जितने भी वेलफेयर स्टेट्स हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर हुकूमत तभी कामयाब होती है जब पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो और पब्लिक खुद ब खुद सेंसिबली बिहेव करे। चाहे आप अमेरिका ले लें, आप इटली ले लें, आप यूरोप ले लें, आप कोई एडवांस डेमोक्रेसी उठा के देख लें, उनके अंदर तभी हुकूमत इन्फोर्स करने में कामयाब होती है जब लोग और तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी खुद पार्टिसिपेट करते हैं। हुकूमत जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब जैसे इस्लामाबाद के अंदर है, मैं एक DC हूँ, मेरे साथ 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे पास एक लिमिटेड पुलिस है। हम इस्लामाबाद के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 100, 200, 500, इवन हमने 2-2 हज़ार तक भी दुकानें चेक की हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर तो 22 लाख की आबादी है, हम हर किसी को चेक नहीं कर सकते। तो जब तक लोग खुद इसके अंदर अपना बिहेवियर नहीं बदलेंगे, और वो बिहेवियर कैसे बदला जा सकता है उसके लिए हमने उलमा से रिक्वेस्ट किया, मसाजिद में ऐलानात करा रहे हैं, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटीज अपना रोल प्ले कर रही हैं। सिर्फ जो आम इंसान है वो इसको मिथ्स की वजह से या एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से या एक हिस्टोरिकली बात चली आ रही है कि यार ये सारी बातें हैं, ये ऐसे नहीं है। और ये हमने फेस किया है डेंगू में भी, यही हमने फेस किया है पोलियो में भी। मतलब हम दुनिया के आखिरी उन 2 ममालिक में रहेंगे जिनमें पोलियो खत्म नहीं हो रहा। बांग्लादेश जैसा मुल्क भी आज से 15 साल पहले पोलियो खत्म कर चुका हुआ है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया भी है और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है।
अब हमने इस्लामाबाद के अंदर तो हमने फिर भी काफ़ी मेहनत की है, और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप मार्केट्स में चले जाएं, कल भी हमने विजिट किया है, हमने इस्लामाबाद चैम्बर को भी ऑन बोर्ड ले लिया है कि वो हमारे साथ जाके वो भी इंस्पेक्शन करें, ताकि एक मैसेज सबको जाए, क्योंकि मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप हमारे रूरल एरियाज में चले जाएं या पाकिस्तान के देही इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको बिहेवियर बहुत ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आता। लेकिन इसका फिर खुमियाजा किसको भुगतना है? इसका खुमियाजा इवेंचुअली अवाम को भुगतना पड़ेगा, जिनके प्यारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरे सामने ऐसे लोग हैं, यंग हैं, हमारे सीनियर फेडरल सेक्रेटरीज हैं, जिन्होंने थोड़ी सी उनकी रिजल्ट्स आने में या उन्होंने दवाई लेने में लेट किया और वो सर्वाइव नहीं कर सके। और इससे हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी लोड पड़ जाता है, और जो लोग डिजर्व करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, उन बेचारों को भी नहीं मिल सकता। अच्छा, ये बताइए मेरे नाजरीन की आसानी के लिए कि आजकल क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस वक्त मार्केट्स बंद होंगी, कौन सी मार्केट्स को खुला रहने की इजाज़त है, ये ज़रा बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस वक्त क्या इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। देखिए, अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पंजाब में भी वही है, सिंध में भी वही है, KPK और इस्लामाबाद में भी वही है। एक उसमें ऑर्डर ये है कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी चीज़ नहीं खुली होगी। जो ऑफिस हैं वो 2 बजे बंद हो जाएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हों, रियल स्टेट्स के ऑफिस हों, कोई वैसे कोई भी आपके सरकारी दफातर हों, प्राइवेट दफातर हों, बैंक हों, वो 2 बजे बंद हो जाते हैं। जबकि जो सेल परचेज की शॉप्स हैं, कियोस्क हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो 6 बजे तक बंद हो जाती हैं। 6 बजे के बाद सिर्फ इजाज़त होती है पेट्रोल पंप्स को, एक्सट्रीमली एसेंशियल सर्विसेज को, जैसे म्यूनसिपैलिटी की सर्विस है, पुलिस की सर्विस है, या कोई टेलीकॉम की सेक्टर जिसके बगैर शहर चल नहीं सकता, उनको और मेडिकल स्टोर्स को और खाने पीने की दुकानों को इजाज़त है, लेकिन वो भी सेल परचेज नहीं कर सकती, सिर्फ टेक अवेज और डिलीवरी कर सकती हैं। ये तो है हमारा वीक डेज के ऊपर। इसके अलावा हमारा जो सैटरडे और संडे है वो कंप्लीट ऑफ होता है। सैटरडे को भी दफातर बंद है, तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, संडे को भी तमाम दफातर भी बंद है, मार्केट्स भी बंद रहेगी। और सैटरडे और संडे को तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो इस्लामाबाद से बाहर जा रही है या इंटर प्रोविंशियल है, यानी कि सैटरडे और संडे को सिंध से कोई भी गाड़ी पंजाब नहीं आ सकती, पंजाब की गाड़ी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की गाड़ी KPK नहीं आ सकती। रात 12 बजे के करीब पंजाब के इर्द गिर्द नाके लगा दिए जाते हैं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, और इस तरह तमाम सूबन नाके लगा दिए जाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर SOPs नहीं आप कायम कर सकते, रश हो जाता है, रेट्स बढ़ जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है। उसको बंद कर दिया गया, मेट्रो को बंद कर दिया जाता है। और तीसरी जो बड़ी कदगन है जो आज लगा दी गई है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर अब जो एयर ट्रैवल है ये भी लिमिट कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर पहले 2000 से 2500 फ्लाइट्स आ रही थी या पैसेंजर्स 2000 से 2500 पैसेंजर्स आ रहे थे, तो उनको रिड्यूस किया जाएगा, कम अमाउंट तक उनको डिवाइड कर दिया जाएगा 7-8 स्टेशन के ऊपर। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी कोई पाबंदी लग रही है, लाहौर कराची, कराची इस्लामाबाद, इन फ्लाइट्स पे भी कुछ कमी कर दी जाएगी? जी, अभी तो हमारा जो थ्रेट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रीडोमिनेंटली वायरस फैला हुआ है वो UK वायरस है, जो बड़ी तेजी से फैलता है। अब हमारे लिए जो थ्रेट है वो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वायरस था, उसको किसी हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो इस टाइम पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, जो कि लीथल भी बहुत ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट उसका बहुत ज्यादा है, वो इंडियन वायरस है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंडिया से जो वायरस है ये किसी तरह दुबई के थ्रू या किसी और रूट या इंग्लैंड के थ्रू पाकिस्तान ना पहुंच सके। आपने UK वेरिएंट की बात की, तो मैंने देखा है कि पिछले दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शादियों की तकरीबात थी और UK से बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान आ रहे थे। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया कि जो लोग आ रहे हैं उनका ट्रैक एंड ट्रेस रखा जाए या उनको देखा जाए। अब देखें, जब वो यहाँ से वापस जा रहे हैं तो उनको वहाँ होटल में क्वारंटाइन करना पड़ा अपना ब्रिटेन में, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए उस वक्त हुकूमत ने कोई सख्त इक़दाम नहीं लिए। नहीं, इसमें बताता हूँ कि सेकेंड वेव जब आई, असल में हमारी अपनी भी लर्निंग हो रही है, हुकूमत की भी लर्निंग हो रही है, कमांड सेंटर बना हुआ है जो बड़ी डायनामिक डिसीजन मेकिंग करता है। अनफॉर्चुनेटली जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ये कई दफ़ा फॉल्स नेगेटिव दे जाते हैं। हमारे पास इस्लामाबाद में जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं सारे के सारे वो लोग हैं जो अपने टेस्ट करवा के आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं। अब लेकिन इसके बावजूद भी वायरस सेंटर हुआ, उसकी वजह यह है कि ये टेस्ट कराने से भी आपका जो ये कई दफ़ा फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह जो हमारी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स हैं वो सिर्फ 50% तक। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारी जो टेक्नीशियंस हैं जो ये स्वैब लेते हैं, क्या वो इतना ट्रेंड है कि वो सही तरह स्वैब ले सके? क्योंकि अगर आप हलक से भी लेते हैं तो आपको काफ़ी डीप जाना पड़ता है, और अगर आप नोज से भी लेते हैं तो काफ़ी आपको ऊपर तक जाना पड़ता है, और इसमें पेशेंट जो है वो काफ़ी रेजिस्ट करते हैं। तो क्या हमारे टेक्निकल स्टाफ इतना ट्रेंड है कि वो सही तरह स्वैब ले सके? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और ये हमारा पहली दफ़ा जब इस्तांबुल से फ्लाइट आई पिछले लॉकडाउन के ज़माने पे, तो उसमें ये गलती हुई। एक तो ये है ना कि आपने स्वैब अंदर से सही तरह लेना है, नाक के अंदर भी करना है। उस टाइम पर उस बंदे से गलती हुई कि उसने एक पॉजिटिव पेशेंट का टेस्ट लिया, उसी दस्ताने के साथ उसी हाथ के साथ उसने अगले लोगों के भी 15-20 लोगों के टेस्ट लिए। तो अगर आपने अपना दस्ताना चेंज नहीं किया तो आप खुद तो बच गए,
लेकिन आपने उस दस्ताने को बाकी सबके मुंह के अंदर डाल नेगेटिव थे उनको भी पॉजिटिव डाल दिया, पॉजिटिव कर दिया और वो फेक पॉजिटिव आ गया। इसलिए जो हमारी फर्स्ट इस्तांबुल की फ्लाइट थी उसके अंदर एकदम 24 पॉजिटिव केसेस निकल आए और हम भी परेशान हो गए कि इनको हम कहाँ रखेंगे। फिर हमने हज कॉम्प्लेक्स लिया, फिर हज कॉम्प्लेक्स में तो इसमें टेस्टिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट है। पहले वाकई इसमें बहुत गलतियां थी लेकिन अभी उसमें काफी ज्यादा बेहतरी आई है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि अगर आप टेस्ट सही भी लें तो फिर भी हमारी जो टेस्टिंग ये 100% रिजल्ट नहीं देती, फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। और जो एपिडेमिक है ना, इसके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को। ये लोग हमसे पूछते हैं कि यार सैटरडे संडे क्यों बंद करते हैं, क्या उस दिन कोरोना नहीं फैलता? तो बाकी दिनों में कोरोना फैल जाता है, इस दिन में नहीं फैलता। इशू ये होता है कि एपिडेमिक जो वबा होती है ये एक मेडिकल इशू से निकल के ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। इसमें हम वबा को रोक नहीं सकते, इसमें हमने वबा को स्लो डाउन करना है, जिसको हम कहते हैं फ्लैटन द कर्व। क्यों? ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर लोड ना पड़े। क्योंकि सैटरडे संडे लोगों की एक्टिविटीज ज्यादा होती है, गैदरिंग ज्यादा होती है, इस वजह से ये है कि इसका बेसिकली तो हमने स्प्रेड रोकना होता है। तो मकसद ये है कि उस सैटरडे संडे को तो कम से कम 2 दिन स्प्रेड रुकेगा ना, बाकी 5 दिन तो हो रहा है, वो तो हमारी मजबूरी है, बाकी 5 दिन बंद नहीं कर सकते। लेकिन इन 2 दिन अगर हम बंद कर दें और उसका रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है, ये अब जैसे आज सैटरडे संडे हम 2-3 दिन बंद करेंगे तो अगले 3-4 दिन बाद हमारा एकदम जो टेस्ट का रेशो है वो पहले 400-500 पर डे आते हैं तो एकदम 200 पर डे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 300 बंदे इन्फेक्ट होने थे सैटरडे संडे को, जिनको हमने बचा लिया। इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हम बंद करते हैं, स्कूल्स हमने जैसे ही बंद किए, इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी रेशो 16% था, जैसे ही हमने स्कूल बंद किया हम 11 पे आ गए। तो इसका मतलब है कि ये इफेक्ट तो पड़ रहा है। एनसीओसी काम तो बड़ा एक्टिवली कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझते कि कभी कभार वो फैसले करने में देर हो जाती है, उसको समझ नहीं आती, स्कूल जल्दी बंद करने बाद में बंद करने, तो आप क्या समझते हैं कि एनसीओसी किस तरह नहीं, एनसीओसी जो है बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एक मॉडल पेश कर दिया गया है और ये एक ऐसा मॉडल है कि इतनी डायनामिक डिसीजन मेकिंग कहीं नहीं हुई। लेकिन एनसीओसी की मजबूरी ये है कि एनसीओसी एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशंस देता है, फैसला करने के लिए तमाम सूबों को ऑन बोर्ड होना पड़ता है और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हमारी एनसीसी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोग मेंबर्स हैं। अब मसला मैं आपको स्कूल्स के ऊपर बताता हूँ। स्कूल्स बंद करना है तो बड़ा आसान था कि हम पहले कह देते, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर 6 से 7 हज़ार लोग 4-5 दिन प्रोटेस्ट करते रहे कि हमारे स्कूल्स बंद ना करें, क्योंकि जो स्कूल का ऑनर है वो कहते जी मेरी स्कूल की फीस अगर मैं बच्चों से नहीं लूंगा तो मैं अपने उस्ताद को फीस नहीं दूंगा, मैं अपने मालिक मकान को उसका रेंट नहीं दे सकूंगा, मैं बिजली का बिल कैसे पे करूंगा। तो इसमें इतनी पॉलिटिकल और सोशल और फिर इकोनॉमिकल डायमेंशन आ जाती हैं कि वो डिसीजन करने के लिए तमाम को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑन बोर्ड लिए बगैर आप कोई भी फैसला करेंगे वो फैसला कामयाब नहीं हो सकेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब से यहीं से जहाँ से सिलसिला गुफ्तगू का ख़त्म हुआ है यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माह रमज़ान चल रहा है, आपको पता है कि इबादत भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मसाजिद में भी काफ़ी इज्तिमात होते हैं, उसके अलावा ईद की शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है और ईद की शॉपिंग के बाद जब ईद की छुट्टियां आती हैं तो लोग पाकिस्तान में निकलते हैं, कोई कहता है मरी जाना है, कोई सवात जा रहा है, तो इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए? देखिए, मैं हमारे जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर हमारे लिए एग्जाम्पल थी कि उन्होंने कुंभ के मेले को बंद नहीं किया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई और उसका रिजल्ट उन्होंने वहाँ पर देख लिया है। हमारे लिए भी जो ईद है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ईद के ऊपर पहला तो हमने कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को भी ये रिकमेंडेशंस दिए हैं, होपफुली इंशाल्लाह आज या कल में नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें पूरा हफ्ता ऑफ कर दिया जाएगा और उस हफ्ते से पहले भी हफ्ता इतवार और उस हफ्ते के बाद भी, यानी कि टोटल आप समझ लें कि 8-9 दिन की छुट्टी जो है वो मिल जाएगी। और इस 8-9 दिन की छुट्टी का मकसद यही है कि लोग अपने घरों में रहें और जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो उन 10 दिनों के अंदर बिल्कुल कम्प्लीटली 8-10 दिनों के अंदर रुक जाए। अब होता यह है कि पिछली ईद पर भी हमने ये देखा कि एक तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और ईद के ऊपर वो उमड़ कर निकलना शुरू हो गए। तो इस दफ़ा हमारी जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया है बल्कि वहाँ पर जो होटल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ईद के ज़माने पे, ईद के टाइम पे नहीं चल रही होगी, तो जो लोग बसेस के ऊपर प्लान कर रहे हैं इधर उधर जाने का वो कम्प्लीटली बंद होगा। जो लोग मुल्क से बाहर जाने का या वापस आने का सोच रहे हैं उनके लिए भी मेरी इत्तला यह है कि वो एनसीओसी की वेबसाइट और सिविल एविएशन की वेबसाइट देखते रहे, क्योंकि कैटेगरी सी कंट्रीज के ऊपर कम्प्लीटली बैन लग चुका हुआ है, वहां से कोई नहीं आ सकता। और जो लोग अभी भी पाकिस्तान आएंगे उनको कंपलसरी इस्लामाबाद में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर उनका पॉजिटिव केस होगा तो उनको कंपलसरी सरकारी क्वारंटीन में रखा जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि वो प्राइवेट क्वारंटीन में जाना चाहते हैं तो फिर उनको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो बड़ी हेफ्टी अमाउंट होती है। और अगर उनका नेगेटिव टेस्ट भी आएगा फिर भी उनको अपने घरों में 10 दिन के लिए
क्वारंटीन घर में रखा जाएगा और वो एक ऐप के जरिए जो उनके मोबाइल पे इंस्टॉल करवाई जाएगी कंपलसरी, जिसको ऑलरेडी बता चुके हैं, पार्क ट्रैक के नाम से ऐप है, वो ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उससे उनकी मूवमेंट भी हमें पता चलती रहेगी। उसके अलावा इस्लामाबाद की हद तो तक कोई इस तरह का अगर मूवमेंट चेक करते रहेंगे और कोई अपना इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो क्या उसको सजा दी जाएगी या कोई फाइन वगैरह किया जाएगा? जी, उसको सजा दी जाएगी। और अब ये फाइन नहीं है, अब तो ये अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज है जिसका नाम है वबाई अमराज का कानून है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, उसके तहत कोई भी बंदा जानबूझकर, जिसको पता हो कि वो पॉजिटिव है और फिर भी वो घर से निकलता है, तो उसको 6 महीने तक की सजा है, जो कि एक अच्छी खासी सीरियस सजा है। तो लोगों के लिए ये अवेयरनेस करना बड़ी जरूरी है। साथ ही साथ इस्लामाबाद के अंदर ये टूरिज्म और लोगों की गैदरिंग को रोकने के लिए हमने शाहदरा स्पॉट को बंद कर दिया है, फैसल मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा ईद की नमाज के फौरी बाद के, वहां पे लोग आके पिकनिक ना मना शुरू हो जाए। पीर सहावा बंद कर दिया जाएगा, मार्गला हिल्स बंद कर दी जाएंगी, मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। लेक व्यू पार्क भी बंद कर दिया जाएगा और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर बाकायदा तौर पर हमारी ड्यूटीज इन्फोर्स होंगी। और अगर कोई लोग बसेस में आने की कोशिश करेंगे या एक गाड़ी में भी अगर ज्यादा लोग बैठ के इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। F9 पार्क है या ट्रेल्स है जिसपे लोग वॉक के लिए जाते हैं, ये भी बंद कर दिए जाएंगे? वॉक की हद तक इजाजत होगी, ट्रेल्स में भी जॉगिंग ट्रैक्स इजाजत होगी, लेकिन जो लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, जैसे आपको पता है जो ट्रैकिंग करने वाले लोग और होते हैं, जो पिकनिक वाले लोग होते हैं, वो सामान लेके आते हैं, भरे हुए आते हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो लोग मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सवात जा रहा है, कोई मालम जब्बा, कोई नारायण का गान निकलने का सोच रहे ईद के ऊपर, बच्चों को लेके, बिल्कुल सख्ती से बंद है। नोटिफिकेशन निकल चुका हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान, सवात, केपी, नारायण का गान, मरी, सारी चीजें बंद होंगी। होटल्स को बंद कर दिया गया, ऑलरेडी बंद करने का नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है। तो जो लोग अगर अपना प्लान कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन 7-8 दिनों में खुदारा अपने घरों में महदूद रहें, अपने आप को बचाएं। ये 8-10 दिन अगर हमने पाकिस्तान ने बचा लिया तो हम थर्ड वेव को पास कर देंगे, और अगर हमने यहाँ पर अपने आप को नहीं बचाया और थर्ड वेव में ये ऊपर जाना शुरू हो गया तो सिस्टम कोलैप्स होने का चांस है। अच्छा, वैक्सीनेशन हमने देखा है कि चाइना से काफ़ी तादाद में पाकिस्तान आ रही है, एनसीओसी इस बारे में बड़ी एक्टिव है, और आपका जो नादरा का सिस्टम है, जो 1166 पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं, मैंने देखा है कि उसका फ़ौरन जवाब आता है और आप सेंटर्स में भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन लोग फिर भी घबरा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी वैक्सीन के बारे में लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जिस तरह कोरोना नहीं है, तो उसके बारे में आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? एक तो ये बताइए कि वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं, और जो नहीं लगवा रहे उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखें, वैक्सीन जो है ये अब इस बीमारी से बचने का एक, जिस तरह ये वायरस म्यूटेट हो रहा है और वायरोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं की तो ये वायरस हमेशा के लिए, ये फिर वेव्स में नहीं आएगा, ये रहेगा और ये लोगों को मारता जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप एक तो SOPs फॉलो करें, वो तो एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम वैक्सीन लगवाएं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन भी मौजूद है, जिसको हम साइनोफार्म के नाम से जानते हैं। कैन साइनो भी हमारे पास आ रही है, 5 मिलियन डोजेस और आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर रशियन वैक्सीन भी मौजूद है स्पुतनिक के नाम से। अब लोगों को मेरा इसमें यही पैगाम है कि देखें, मैंने भी अपने वालिदैन को लगाई है, हमारे घर में जितने 40 साल से ऊपर थे उन सबको मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम फौरी तौर पे वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अगर हम वैक्सीन का भी ये है कि अगर सिर्फ चंद लोगों ने लगाई और ज्यादा ने नहीं लगाई तो ये वायरस म्यूटेट होता जाएगा और ये उनको फिर अफेक्ट करेगा। जो जैसे पोलियो का है कि पोलियो की वैक्सीन हमें हर 6 महीने बाद सारे बच्चों को पिलानी पड़ती है, क्योंकि जब तक ये मर्ज जिंदा है ये चला आ रहा है और हमें स्प्रेड रोकना है बेसिकली। जब स्प्रेड रुक जाएगा तो ये खुद ब खुद डेड हो जाएगा, खुद ब खुद होगा। अच्छा, आपने स्पुतनिक की बात की, ये जो प्राइवेट वैक्सीन आ रही हैं ये महंगी नहीं है? क्योंकि गरीब आवाम कहाँ से पहले वो टेस्ट करवाएं इतने महंगे महंगे, तो बाकी दुनिया में देखा गया है कि ये स्पुतनिक की जो है ये सस्ते दामों वहाँ पे मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई, तो गरीब किस तरह लगवाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो प्राइवेट वैक्सीन है वो 12,000 तक में मिल रही है, जबकि अब हुकूमत ने कहा है कि हम इसका रेट फिक्स करेंगे और इसको हम 5-6 पिछली वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें मेरे ख्याल से 8,000 कुछ रुपए फिक्स भी कर दिए, उसको हमने इन्फोर्स करना है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाके लगवा रहे हैं वो तो वही है जो अफोर्ड करते हैं, जो क्यू को जंप करना चाहते हैं, जो कहते हैं हमें कितारों में ना लगना चाहिए, यंग है, उनकी अभी बारी नहीं आई है, 30 का वल्नरेबल है, वो लगवाना चाह रहा है तो वो लगवा। अब उसके लिए ये है कि ठीक है वो चले कुछ ना कुछ पेमेंट भी कर दें और वो चल जाए, लेकिन ये प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूँ। बल्कि मैं इसको आपको एक्चुअली बताऊं कि जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम आज भी पाकिस्तान में टेस्टिंग जो
कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट आपको पता है सरकार तो फ्री कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 6,500 है। अगर ये 6,000 की बजाय 600 कर होती तो ये हम बहुत तेजी से स्प्रेड को मॉनिटर करके इसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि हमारा गरीब मुल्क है, हमारे पास पैसे इतने नहीं है। हुकूमत ऑलरेडी अरबों रुपया लगा चुकी है सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर हमने 14 लाख टेस्ट किए हैं, यानी कि 22 लाख की पॉपुलेशन है, 14 लाख लोग पाकिस्तान। इस्लामाबाद में कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कि मेरा सरकारी टेस्ट नहीं हुआ या मैंने टेस्ट नहीं कराया। हर बंदे को हमने टेस्ट किया है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन वैक्सीन की डोजेज आ रही हैं और जितने भी लोग वल्नरेबल हैं इंशाल्लाह उनको पूरा लग जाएगा। पर ये मसला नहीं है, मसला ये है कि जैसे अब हमारे पाकिस्तान के तमाम हेल्थ सेक्टर हैं उसके एम्प्लॉयज़ को ताकि हम आपको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। इवन हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के अंदर लोगों ने कहा कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। तो इशू तो माइंड सेट का है, इशू ये नहीं है कि वैक्सीन कम आ रही हैं। अभी भी मसला ये है कि जैसे हुकूमत ने कहा कि यार 60 साल से ऊपर के लोगों को आप कहें कि वो लगवाएं और उनको कतार में भी नहीं लगना पड़ेगा। वैक्सीन पड़ी हुई हैं, लोग नहीं आ रहे। 60 साल से उम्र के लोग तो आ ही नहीं रहे अभी भी। अगर आप हमारे असूली तौर पे तो आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं तो वहाँ पे बंदा चढ़ा होना चाहिए था, तबाही मची होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, इतने लोगों को वैक्सीन लगी है, आपने अपनी फैमिली में भी लगवाई है, लाखों लोगों को और भी लग रही है, कोई साइड इफेक्ट्स आए हैं जो लोग घबरा रहे हैं? कोई आपने इस तरह की चीज़ें नोट की, किसी को साइड इफेक्ट आए हो या किसी को कोई फ़र्क पड़ा हो वैक्सीनेशन लगाने से? मेरा तो अपना तजुर्बा है कि जितने लोगों ने लगवाई है वो बेहतर ही महसूस कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बेसिकली तो वैक्सीन जो है ये एक वीक किस्म का वायरस होता है जो आप जिस्म के अंदर डालते हैं और आपकी एंटीबॉडीज आपके जिस्म को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बेसिकली इसका पर्पस ही होता है। इसमें मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट नजर आता है वो सिर्फ एक दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार होता है और तबीयत खराब होती है और अगले दिन आप बिल्कुल हशाश बशाश हो जाते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल ज्यादा, इवन हमारे पिम्स के अंदर ये हुआ कि एक नर्स जो है उनको वैक्सीन लगी और वो बेहोश हो गई। तो फिर उस पर उन्होंने बाकायदा रिसर्च की कि अरे क्यों बेहोश हुई, तो उसकी वजह ये थी कि वो इतनी टेंस थी, एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि मैं मर जाऊंगी और ये हो जाएगा। तो कोई ये बिल्कुल ये इतनी सेफ वैक्सीन है कि जितनी आप जैसे आम कोई फल खा रहे हैं जितना रिस्क उसने। अच्छा, दूसरी ये देखें कि मैंने देखा कि आपने भी बड़े फ्रंट लाइन में रह के, बल्कि आपको इसी वजह से कोविड हुआ कि आपने लोगों को सर्व किया, आप मार्केट्स में जाते थे, आप सारा दिन बड़े मेहनत के साथ काम करते रहे। इसी तरह आप देखें कि पहले दिन से मीडिया भी जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर है। हम लोग, हमारे कैमरामैन, हमारे एनालिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस हर जगह जाते थे, हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग करते थे। तो उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स में लाके अभी तक वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मुझे याद है कि जब हमने पहली क्वारंटीन एस्टैब्लिश की और हमने पहला स्मार्ट लॉक डाउन लगाया और हमें बड़ी टेंशन थी, यार ये वो एरिया है जो हॉटस्पॉट है और इसके इर्द गिर्द हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मीडिया के वर्कर्स थे जो बिल्कुल अंदर खड़े होकर शाह देता में, बाराकाहू में, और शुरू में जब ये फैला था वहां पे खड़े होकर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। और इनके जैसे सरकार के दफातर चलते रहे, मीडिया के दफ्तर भी चलते रहे, प्राइवेट सेक्टर में, बैंक्स में, टेलीकॉम कंपनीज तो बंद कर देते थे 2 बजे। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल शाना बशाना रहे और फिर इनकी कुर्बानियां हैं। हमें खुद पता है, हमारे सामने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे 2 सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी डेथ भी हुई है। दोनों से हमारा भी ताल्लुक था। इस्लामाबाद के बड़ा नाम उनका, अरशद भाई का भी और ये हम न्यूज़ वाले भी, और इनका तारिक साहब का भी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं लेकिन अभी जो हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत ये कह रही थी कि जी हमने किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को प्रेफर नहीं करना। हमें डिप्लोमेट्स ने कहा कि हमें पहले लगाए, तो हुकूमत ने डिसाइड किया कि यार डिप्लोमेट भी पाकिस्तान का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक आम इंसान है। तो अभी चाहे वो जजेस हों, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हर कोई उस एज ब्रैकेट में आएगा तो कहेगा ये हुकूमत की एक पॉलिसी है। लेकिन ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं थे, जो जर्नलिस्ट है वो तो फ्रंट लाइन वर्कर था। लेकिन समहाउ बस हुकूमत ने ये डिसाइड किया है। लेकिन आई एग्री, होना यही चाहिए कि इस तरह के लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, उनको प्रायोरिटी में डालना चाहिए। चले, फिर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, अब हम जो है वो इस्लामाबाद के बारे में बात करते हैं ज़रा। इस्लामाबाद में जो है वो हमने देखा कि जो इलीट इलाके हैं तो वो तो बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन जो सबर्ब्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे आजकल बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सफाई का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, और ये गंदगी की वजह से भी तो बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो उसके बारे में क्या कर रही है इंतजामिया? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि इस्लामाबाद का अर्बन एरिया तो आपने देखा है बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें खूबसूरती नज़र आ रही है। असल में हुआ यह था कि इस्लामाबाद में 2015 से पहले पूरे इस्लामाबाद को डीसी ऑफिस और सीडीए मिलकर चलाते थे। रूरल एरियाज़ को डीसी ऑफिस चलाता था, अर्बन एरियाज़ को सीडीए चलाता था। 2015 में एक कानून आया जिसको लोकल गवर्नमेंट एक्ट कहते थे, जिसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड ख़त्म कर दिया गया और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सफाई की, सैनिटेशन की, सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट्स की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन वालों को ये दे दी गई। समहाउ वो कॉरपोरेशन के पास फंड्स के इशू थे और वजूहात थी, कल्चरल इश्यूज भी थे, वो परफॉर्म नहीं कर सकी। और हमने देखा कि पिछले 3-4 साल में इस्लामाबाद की रूरल एरियाज़ के अंदर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ भी हुई, कब्जे भी होना शुरू हो गए
और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो यूनियन काउंसिल का फंक्शन था वो डीसी ऑफिस से ले लिया गया था, और जो नए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनको इतनी एम्पावर्ड नहीं थे कि वो कोई काम कर सकें। फिर इवेंचुअली 2020 में वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि अब पूरे इस्लामाबाद का जो सैनिटेशन है और ख़ूबसूरती है, इन्वायरमेंट है, ये सारा काम जो है वो CDA करेगा और ICT उसको असिस्ट करेगा। तो अभी इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा पूरे इस्लामाबाद के सफाई के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमारी वो शॉर्ट लिस्टिंग कर ली गई है, और पहली दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर भी सफाई का एक सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया जा रहा है। नई मशीनरीज भी ले ली गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर आपको कहीं कोई गंद नज़र नहीं आता। रूरल एरिया के अंदर भी हमें कुरंग और कुरंग रिवर के इर्द गिर्द, स्वां के इर्द गिर्द, और हमारे कुछ रवात के एरियाज़ हैं जहाँ पर ये गार्बेज है, उनका भी हमारा इंतज़ाम हो गया है। इंशाल्लाह ये आखिरी 1-2 महीने हैं जिसमें आपको थोड़ी सख्ती और लोगों को थोड़ी सी तंगी होगी, और ये आखिरी साल होगा। इसके बाद इस्लामाबाद में गंदगी का मसला कभी नहीं आपको देखा। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने देखा दुनिया में, अगर मैं लंदन की मिसालों में रहूँ वहाँ पे बहुत अरसा, वहाँ पे कैमरास के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। CCTV कैमरास लगे थे और उसकी वजह से क्राइम हो तो जाता है, क्राइम को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको आप मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ने में आपको आसानी होती है। तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद में कैमरास लगे तो हुए, लेकिन कोई उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है या वो ठीक काम नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? असल में जो स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजूहत है ना, वो मॉनिटरिंग और पुलिसिंग से ज़्यादा सोशल वजूहत हैं। कोविड के ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर है, मेरे पास एक वो बंदा आया, वो हालांकि अच्छी फैमिली का था और वो सुनहरे का काम करता था, ज्वेलर था, लेकिन F6 में उनकी दुकान थी, 8 लाख रुपया पर मंथ उनका रेंट था, और जब उनको 3 महीने के लिए दुकान बंद करनी पड़ी तो उसने कहा कि सर अब यहाँ तो मैं खुदकुशी करूँगा, या मैं किसी को आग लगाऊंगा, या मैं डाका मारूंगा। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं उसकी वजह से ऐसे ऐसे वाक़यात होना शुरू होते हैं जो फिर इंतज़ामिया पुलिस के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उनकी वजह सोशल होती हैं। जहाँ तक सेफ सिटी कैमरास की ताल्लुक है, सेफ सिटी के 2000 कैमरास अब अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हैं। सेफ सिटी के ऊपर पिछली हुकूमत में आपको पता है 4 अरब रुपया लगाया गया। अगर इसके कैमरास की एक्सेस आपने बढ़ानी है तो देखें, जो बीजिंग है, चाइना का है, उसमें लाखों की तादाद में कैमरे हैं, तो इस्लामाबाद में 2000 कैमरे हैं। तो इस पर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तब जाके ये पूरी 100% कवरेज होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो सेफ सिटी का सेंटर है, मैं आपको किसी दिन विजिट भी कराऊंगा, वहाँ पर डेली 200 से 300 वारदात जो है वो सिर्फ सेफ सिटी की वजह से ट्रेस की जा रही है। अच्छा, इस्लामाबाद में जो गाड़ी चोरी है उसकी 80% रिकवरी है। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में और कहीं इतनी रिकवरी रेट नहीं है। गाड़ी चोरी होती है